हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि किन कंडीशन में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या फिर सस्पेंड होता है। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे, द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हायर्स in case of death of such person, cancel of registration in such manner and with such period as may be prescribed having regard to circumstances where। तो यहाँ पे पहले सब सेक्शन में कहा गया कि किन किन कंडीशन में आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। तो सबसे पहला तो है डिसकंटिन्यू बिजनेस, यानी कि अब आप बिजनेस को रन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमारे सोलो प्रोप्राइटर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर आपको जो बिजनेस है वह डिमर्ज हो चुका है। और इसका एक और होता है वैसे वॉलंटरी, यानी कि आप स्वतः अपनी इच्छा से अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, मान लीजिए आपने जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन जून 2024 में कराया, जून 2024 में आपने अपने जीएसटी के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब आप दिसंबर में सोचते हैं कि मैं दिसंबर में मैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लेता हूँ, मेरे को टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं रहेगी फिर। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो विद इन अ ईयर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा सकते हैं। और अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस कारणवश कैंसिल कराते हैं कि जो आपकी जो टैक्स देने की लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको टैक्स देने की लायबिलिटी तब भी रहती है अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट अधिक होता है। देन इसी का एक पार्ट दिया गया है हमें, द बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड ट्रांसफर्ड fully for any reason including death of the proprietor, amalgamation with other legal entity, demerge or otherwise disposed of। और तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है किसी कारणवश, या आप अपने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना बिजनेस, मान लीजिए एक फादर अपने सन को बिजनेस ट्रांसफ़र करता है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो आपका पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा उसको कैंसिल कराना होगा। क्योंकि जो फादर हैं उनका पैन कार्ड से उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला है, लेकिन जो अब उनका जो बेटा उस प्रॉपर्टी को रन करेगा या उस बिजनेस को रन करेगा, तो उस कंडीशन में जो नया जीएसटी नंबर होगा वह उनके बेटे के पैन के बेस पे मिलेगा। देन सेकेंड है हमारा, देयर इज़ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर आप बिजनेस के संविधान में कोई भी चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की एप्लीकेशन डालेंगे तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे वो रीज़न मेंशन करना होता है। देन इसका सी पॉइंट है यहाँ पे, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 और इंटेंडेड टू आउटपुट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 5। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर आप सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के तहत जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने के लिए लायबल नहीं हो, तो सेक्शन 22 हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट का था और सेक्शन 24 हमारा टैक्सेबल सप्लाई के लिए था। अगर आप इन दोनों में लाई नहीं करते हो और आपके ऊपर जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने की लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आपने जीएसटी के सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 के तहत अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हो, लेकिन जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड होने का पीरियड होगा वह 1 साल से अधिक होना चाहिए। देन साथ ही में इसका प्रोविडेंट भी दिया गया है, प्रोविडेंट दैट ड्यूरिंग पेंडेमिसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सस्पेंडेड फॉर सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो देखिए उस समय के दौरान, मान लीजिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, तो उस कंडीशन के दौरान जब तक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर लिया जाता है तो उस लिमिटेड टाइम तक आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप आज एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कल के कल आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उस दौरान आपका जो जीएसटी नंबर है वह सस्पेंड कर दिया जाता है। देन इसका सब सेक्शन 2 है यहाँ पे, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही मे डीम फिट वेयर। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, जो प्रॉपर ऑफिसर है वह आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस तारीख से कैंसिल कर सकते हैं जिस तारीख जो कि आपकी रेट्रोस्पेक्टिव डेट होगी, यानी कि जो मूलभूत तारीख होगी आपकी, उस तारीख से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं अगर आपकी यह कंडीशन अप्लाई होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ कॉन्ट्रावीन्ड सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड अंडर
मेड देयर अंडर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं, उन कारणों के अंदर अगर आप एप्लीकेबल होते हुए कारण आपके ऊपर, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जा सकता है एक प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। देन सेकंड है हमारा, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज़ नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बिलो 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। तो सेक्शन 10 हो गया हमारा कंपोजिशन वाले। तो जो कंपोजिशन वाले होते हैं वे अपनी CMP 08 को फाइल करते हैं। तो CMP 08 फाइल हमारी 3 महीने में एक बारी होती है। अगर आप 3 महीने के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको अप्रैल में अपनी रिटर्न फाइल करनी है, आपने अप्रैल में नहीं की, मई में नहीं की, जून में नहीं की, तो इस कंडीशन में भी आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। लेकिन आपको जो GST रजिस्ट्रेशन होगा वह एकदम से कैंसिल नहीं किया जाता है, आपको पहले एक शो कोड नोटिस दिया जाता है GST के द्वारा। देन हमारा C है यहाँ पे। देन यहाँ पे C पॉइंट है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज B हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर अ सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर वह लगातार अपनी रिटर्नें नहीं फाइल करता है तो उस कंडीशन में उसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। एनी पर्सन हु टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज़ नॉट कमर्स बिजनेस विथ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता है सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 के तहत, और मान लीजिए उसने अपना रजिस्ट्रेशन उसने 6 तारीख को करा दिया, ठीक है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन जो है जनवरी में करा लिया, और उसके बाद जो उसका कमेंसमेंट होगा बिजनेस का, यानी कि जिस दिन से वो बिजनेस चालू करेगा, मान लो उसने जनवरी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसको जनवरी से ही बिजनेस चालू करना होगा, या मैक्स टू मैक्स वो फरवरी या मार्च में कर सकता है चालू। लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस को कमर्स्ड नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी उसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। देन फिफ्थ है हमारा, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो देखिए, जो आपने अपना GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है वह आपके इस कारण से भी कैंसिल हो सकता है कि आप उसमें फेक इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, यानी कि आपने कोई माल बेचा नहीं है लेकिन फिर भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, या आपने माल बेचा आप उसका इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हो। उस कंडीशन में भी आपका GST रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। देन इसका प्रोविडेंट भी है, डैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द GST रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर। तो देखिए यहाँ पे हमारी बीइंग हेयर वाली बात आ चुकी है कि जो GST रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होगा किसी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वह एकदम से कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हेड, यानी कि आपको पहले एक शो कोड नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप उस नोटिस का जवाब दे देते हैं और वह जवाब जो है सेटिस्फाई होते हैं उस जवाब से, तो उस कंडीशन में भी आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से रोक दिया जा सकता है। देन एक और प्रोविडेंट है यहाँ पे, फर्दर दैट द ड्यूरिंग ऑफ पेंडेमिसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड एज मैनर बी प्रिस्क्राइब। तो देखिए, जितना प्रोसेस आपका GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने में लगता है, मान लीजिए 10-15 दिन का लगता है, तो 10-15 दिन के लिए वह आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। देन थर्ड है हमारा, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन shall not affect the liability of person to pay tax and other dues under this act or to discharge any obligation under this act or the rule made under for any period to the date cancellation, whether or not such tax and other dues are determined before or after the death of cancellation, after the date of cancellation। तो देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके टैक्स देने की लायबिलिटी है वह GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने से ख़त्म नहीं होती है। मान लीजिए आपके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी है तो उस कंडीशन में आपको टैक्स देना ही होगा, चाहे आप अपने GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएं या ना कराएं, जो लायबिलिटी आपके ऊपर है आपको वह टैक्स देना ही होगा। देन फोर्थ है हमारा, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज द कॉज मे बी सेल टू बी deemed be a cancellation of registration under this act। देन यहाँ पे कहा गया है, अगर आप अपना GST रजिस्ट्रेशन SGST से या UTGST से कैंसिल कराते हैं तो उस कंडीशन में वह आपका डीम्ड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, यानी कि CGST से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो वह SGST, IGST, UTGST हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। देन फिफ्थ है हमारा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड shall pay an amount
बाय वे ऑफ डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट टू इनपुट held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the day of such cancellation or output tax payable on such goods whichever is higher calculated in manner as be prescribed। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक अमाउंट पे करनी होती है जो उसने अपने कैपिटल गुड्स पे लगाया होता है, उसका जो टैक्स उसने कैपिटल गुड्स पे लिया होता है उस कंडीशन में उसको वह टैक्स को पे करने की लायबिलिटी होती है। अब वह उस टैक्स को या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करे या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करे और वह उस अमाउंट को पे करता है जो अमाउंट उसने इनपुट टैक्स, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेंट इन सेमी फर्निश्ड गुड, यानी कि जो उसने गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स जो खरीदे उसने उस पर आईटीसी तो क्लेम किया होगा ना, तो उस आईटीसी को उसे रिवर्स करना होता है। अब उसको रिवर्स या तो क्रेडिट लेजर से कर ले या कैश लेजर से कर ले, वह उसकी मर्जी है। और जो उसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है या फिर कैलकुलेशन का तरीका है वह यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड कर दिया जाता है। देन इसका प्रोविडेंट है that in case of capital goods or plant or machinery the taxable person shall pay an amount equivalent to the input tax credit taken in the said capital goods or plant or machinery reduced by such percentage point as may be prescribed or the tax transaction value of such capital goods or plant and machinery under section 15 whichever is earlier। तो देखिए यहाँ पे वही बात की गई है, जो टैक्सेबल पर्सन है वह अगर किन्हीं चीज़ों को खरीदता है या कुछ कैपिटल गुड्स खरीदता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसने उन पे जो आईटीसी क्लेम की होगी उसको वह आईटीसी रिवर्स करनी होती है, उसका पे करना होता है गवर्नमेंट को। और ऐसा नहीं है कि उसने 5 लाख की 5 साल पहले खरीदी थी तो उसको 5 लाख के हिसाब से आईटीसी को पे करना होगा, नहीं, उसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा देगा उस चीज़ पे वो, और उस डेप्रिसिएशन के हिसाब से जो उसकी एक्चुअल की अमाउंट आज की निकल के आएगी उस अमाउंट के हिसाब से वह अपना आईटीसी को पे करेगा। देन 6th है हमारा द अमाउंट पेएबल अंडर सब सेक्शन 5 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया, यानी कि जो उसका तरीका है उसी तरीके से वह कैलकुलेट होनी चाहिए, उस कैलकुलेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट केवल उसी अमाउंट को मानती है जो अमाउंट गवर्नमेंट के मेथड के थ्रू होता है, यानी कि जो मेथड गवर्नमेंट का होता है उसी मेथड से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दूसरा कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा दिया उस हिसाब से आप आईटीसी को पे करें, तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।